चलो नव सृजन करे, चलो करे नव निर्माण। बच्चे हैं देश की आन, बच्चे हैं देश की शान। इनमें हम संचार करें विद्या बुद्धि ज्ञान, इनके भविष्य से बनेगा प्यारा हिंदुस्तान। गायन वादन खेल कूद में इनको आगे बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उच्च शिखर पे इन्हें पहुंचाना है। नन्हे मुन्ने प्यारे नाजुक बच्चे हैं कोमल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल, एक दिन खिलेंगे ये प्यारे को पल। अपनी ये मीठी सी बातों का तीर जो छोड़ता, अब इनकी यादों में जगती मैं सारी ये रतियाँ। क्या ये वाकिफ है तुझे देखते ही घायल है, सजना ने हम पर जो ये नशा चढ़ाया है। अपनी ये मीठी सी बातों का तीर जो छोड़ता, अब इनकी ही यादों में जगती बातों से तेरी यादों से तेरी मैं रातों को सोया नहीं, बातों से तेरी मैं आंसू पे रोया नहीं। पे रोया था तेरी यादों को कभी जो फिर तेरी यादों से रातों में जागा नहीं। यादों से तेरी मैं रातों को सोया नहीं, बातों से तेरी मैं आंसू पे रोया नहीं। पे रोया था तेरी यादों को कभी जो फिर तेरी यादों से जागा नहीं कभी भी। तेरी यादों से जागा नहीं कभी भी, तेरी यादों से भागा नहीं कभी भी। जो तेरी यादें जगाती थी रातों में, बेरोया उसे तो रोया नहीं कभी भी। तेरी यादों से जागा नहीं कभी भी, तेरी यादों से भागा नहीं कभी भी। जो तेरी यादें जगाती थी रातों में, बेरोया उसे तो रोया नहीं कभी भी। वाह, क्या बात है। आप सबने सुना कितनी एनर्जी थी इस रैप में। क्या आप भी इसके लिरिक्स और बीट के साथ अपने दिल की सुन रहे थे? नमस्कार, मैं पल्लवी आप सभी दर्शकों का कोपल कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। कहा जाता है जो कर्णप्रिय हो वह संगीत है और जो कर्कश है वह शोर। खासकर गायन की बात करें तो गायन की कई विधाएं प्रचलित है। गायन के सफ़र में वर्ष 1970 के आसपास हिप हॉप कल्चर की शुरुआत हुई। इसी गायन शैली के रूप में रैप ने युवाओं के दिलों में जगह बना ली। आप समझ ही गए होंगे हम जिस गायन शैली की आज बात कर रहे हैं वह रैप है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं वह भी एक रैपर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मयंक मिश्रा जी आपका। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, गायन की विधा के रूप में आपने रैप को ही क्यों चुना? आपको कब लगा कि आप अपने आप को रैपर के रूप में ढाल पाएंगे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, जोहार मेरी तरफ से। और गायन के विधा के रूप में मैंने रैप को ही चुना, इसलिए इसका दो रीज़न है जी। चलिए मैं अब आपको कहानी बताता हूँ कि मेरी रैप से इंट्रोडक्शन कैसे हुई, हिप हॉप से कैसे इंट्रोडक्शन हुई। जी। तो बात है लॉकडाउन की, जब हम सारे घर पे बैठे हुए थे और सुबह हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलता था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट आता था। तो उसी दौरान जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं बहुत सारे म्यूज़िक सुनता था। मेरा फेवरेट काम ही था उस टाइम पे म्यूज़िक सुनना। और इसी बीच मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक गाना सुनाया। जी। वो गाना सुन के मुझे बड़ा अलग सा लगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि उस गाने में जो आर्टिस्ट था वो एक कहानी बता रहा था और वो कहानी मुझे पता चली थी कि वो क्या कहना चाह रहा है उस गाने में। जी। तो मैं सोचा कि चलो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो फिर मैंने इसके बारे में जाना, तब मुझे पता चला कि वो रैप था, हिप हॉप था। और इसको चुनने का और एक रीज़न है कि हिप हॉप इज़ नॉट ऑल अबाउट म्यूज़िक। जी। ये आपको लाइफस्टाइल देती है, जीने का तरीका सिखाती है, और इसमें जो लिखता है वही लोगों को बताता है। और हिप हॉप आपको ये राइट देती है कि आप इस आर्ट फॉर्म को एक नाम दे सकते हो। नाम लायन, काम हिप हॉप। जी। किसी भी गाने की जान उसका लिरिक्स होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरह के लिरिक्स लिखते हैं और आपने लिरिक्स राइटिंग कहाँ से सीखा? मैम, मैंने लिरिक्स राइटिंग कहीं से सीखी नहीं है, मैंने इसको करते करते सीखा है। तो ये भी बात है लॉकडाउन की, जब हम घर पे बैठे हुए थे
तो घर पे सबसे ज़्यादा मैं अपने क्लोज़ मेरी मम्मी से हूँ, बट इतना भी नहीं हूँ कि मैं सारे चीज़ें अपनी मम्मी को बता सकूँ। एज टीन एज में लोग जल्दी पेरेंट्स से उतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो पाते हैं। तो मैं क्या करता था कि अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता था या फिर कुछ भी वैसा होता था तो मैं उसको लिखना शुरू कर देता था, जैसे कि मैं किसी को बता रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में। तो वैसे ही करते करते मुझे पता चला कि मैं लिख सकता हूँ कुछ, तो फिर वैसे ही करते करते मेरा इंट्रोडक्शन म्यूज़िक से हुआ, हिप हॉप से हुआ, तब मुझे पता चला कि हाँ चलो अब कुछ लिख सकते हैं। तो फिर मैं जो लिरिक्स राइटिंग करता हूँ उसको मैंने स्टोरी टेलिंग का नाम दे दिया, क्योंकि मेरे साथ जो होता है वही चीज़ मैं लिखता हूँ। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, लिरिक्स राइटिंग में शब्दों का सामंजस्य बिठाना कोई आसान काम नहीं। जी। ऐसे में आप शब्दों के साथ जोड़ तोड़ कैसे कर पाते हैं? मैम सबसे पहले तो ये बात तो मैं भी अग्री करता हूँ कि शब्दों का सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल काम है, पर इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई होती है। अगर आपके पास शब्दकोश अच्छी नहीं है तो आप नहीं बैठा सकते। आपके पास जितनी अच्छी शब्दकोश रहेगी उतना आपके पास शब्द रहेगा, उतना अच्छा शब्द होंगे और आप किसी भी तरह से उसको जोड़ तोड़ कर एक अच्छा सेंटेंस बना ही दोगे। इवन अगर आपके पास अच्छा शब्दकोश है तो आप भी एक रैपर बन सकते हो। किसी भी गाने को लिखने की बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे म्यूज़िक कंपोज करना, ट्रैकिंग करना, ये सारा काम आप खुद करते हैं या फिर कोई टीम वर्क होता है? मैम फ़िलहाल तो मैं खुद ही करता हूँ, पर हाँ इसमें मेरे लोगों का बहुत ज़्यादा साथ है। जैसे मेरे एक भैया है, उन्हें अभी सिनेमेटोग्राफी आती है, वो अभी थोड़ा फिल्म लाइन में घुस रहे हैं। तो अभी मैं जैसे म्यूज़िक बनाता हूँ तो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम म्यूज़िक का काम कर लो और आगे के जो प्रोडक्शन के काम होते हैं या म्यूज़िक वीडियोस के काम होते हैं वो उसमें वो मेरी पूरी मदद कर देते हैं, मेरा म्यूज़िक वीडियो वही बना देते हैं। और रही बात म्यूज़िक प्रोडक्शन की, तो मेरे घर के बगल में एक भैया रहते हैं जिनका भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। वो अराउंड 7-8 ईयर से म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो देख रहे कि मेरे अंदर का जुनून कितना है, सीखने का कितना ज़्यादा करने का जोश है, तो उसमें वो भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे। कहते कि हाँ तुमको कोई भी दिक्कत आएगा तो तुम बस एक कॉल कर देना, मैं तुरंत तुम्हें मदद करने के लिए आ जाऊँगा। और होता भी है, मैं अगर किसी भी चीज़ में फंसता हूँ बीच में, उनको कॉल करता हूँ, तुरंत आके मुझे बता देते कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, तो वो अच्छे से बन जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है आपके रैप काफ़ी हिट है, तो क्या आपको लगता है कि रैप म्यूज़िक अब मेन स्ट्रीम म्यूज़िक का हिस्सा बन चुका है? हाँ मैम बिल्कुल, रैप म्यूज़िक अभी नहीं बल्कि बहुत पहले से मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। जैसे कि हम सभी को पता है, अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ, रैप म्यूज़िक इंटरनेशनल कल्चर का पार्ट है, हिप हॉप इंटरनेशनल कल्चर का पार्ट है, जिसको कि हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के द्वारा यहाँ इंडिया में लाया गया है। और ये मेजरली इसका मेजर ऑडियंस ही है यंगस्टर्स। तो अगर कोई चीज़ यंगस्टर्स के ऊपर आ गया तो वो ऑलरेडी वो मेन स्ट्रीम में आ ही जाता है। मयंक जी, मैं आपसे एक बहुत ही अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आप स्टेज परफॉर्मेंसेस करते होंगे, स्टेज शोज करते होंगे, तो जब आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो क्या आप कभी नर्वस हुए? कैसा फील होता है जब आप स्टेज पर अपने ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं? मैम वैसे प्रोफेशनली तो मैंने अभी तक बड़े स्टेज में नहीं किया परफॉर्म म्यूज़िक को लेकर, बट हाँ हमारा स्कूल हमें हमेशा इंटर हाउस कंपटीशन के लिए लेकर जाता है, तो हम लोग थिएटर वहाँ पे प्ले करते हैं। तो उसी बीच जब इवेंट ख़त्म होने से पहले कुछ टाइम गैप रहता है तो उसमें वो लोग एक टैलेंट राउंड चलाते हैं कभी कभी। तो एक दिन हुआ था कि हम लोग गए थे परफॉर्म करने के लिए, हमारा परफॉर्मेंस हो गया था, बीच में टाइम बचा हुआ था और वहाँ टैलेंट राउंड शुरू हुआ था। तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे कि हाँ जाओ तुम करो, तेरे पास एक टैलेंट है तो तुम दिखाओ वो लोग को जाकर। तो मुझे भी लगा कि मुझे दिखाना चाहिए, तो फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने अपना नाम दिया एंड मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया एंड वहाँ बहुत ह्यूज ऑडियंस थी उस दिन। तो जैसे मैंने परफॉर्मेंस दी, मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ और वैसे ही पीछे मैंने देखा था कि पीछे के जितने लोग बैठे हुए थे सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, आगे के लोग मतलब विसल करने लगे, पूरा क्राउड, और बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ था उस दिन क्राउड से, तो मज़ा बहुत ज़्यादा आया था। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ कि मैं स्टेज पे नर्वस क्यों नहीं होता हूँ, मेरे स्कूल का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। मैंने अपने स्कूल में लगभग कंटिन्यूसली 3 इयर्स के लिए मैंने असेंबली कमांडिंग की, उससे मेरा स्टेज फेयर बिल्कुल ही हट चुका है। और एक चीज़ की, मैं म्यूज़िक के साथ साथ थिएटर भी करता हूँ, तो उससे भी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब स्टेज फेयर ख़त्म हुआ है। जैसे अभी लास्ट ईयर ही हमारे स्कूल में सिल्वर जुबली था, उसमें मैंने हम लोगों ने, हमारी टीम ने
उलगुलान प्ले किया था, जिसमें मैंने भगवान बिरसा मुंडा जी का कैरेक्टर प्ले किया था अराउंड 7,000 पीपल्स के सामने, और उसमें भी बहुत अच्छा ऑडियंस इंटरेक्शन हुआ था। फिर अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो उसमें भी बहुत लार्ज ऑडियंस के सामने मैंने भगत सिंह का लीड रोल किया था वहाँ पे, तो मज़ा आया था। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मेरा स्टेज फेयर बिल्कुल ही हट चुका है, मैंने स्टेज को ही अपना घर मान लिया है। मतलब तो बहुत मज़ा आता है स्टेज अब आप पे। बड़े बड़े शोज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सच बताऊँ तो मैं सबसे ज़्यादा काम एंड कंपोज स्टेज पे ही होता हूँ। जी, आपके रैपिंग करियर में आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण कौन सा होता है और आप उसका सामना कैसे करते हैं? मैम, मेरे रैपिंग करियर में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्षण वही होता है जब मेरे एग्ज़ाम्स आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हर चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ आपके लिए आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ आपका स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है, बिकॉज़ जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो लगभग 1 महीने तो आराम से निकल जाते हैं, तो उस टाइम छोड़ना पड़ जाता है, कंसिस्टेंसी रुक जाती है, तो उस वजह से आपके मसल मेमोरी में जो राइटिंग पावर रहती है वो छूट जाती है। फिर जब आप उसको कंटिन्यू करने जाते हो तो उतना अच्छा जब लाइंस नहीं बनता, उतना अच्छा मज़ा नहीं आता है लाइंस सुनकर, तो उस टाइम थोड़ा डीमोटिवेट होता है। बट उस वक्त के लिए मैंने एक रखा हुआ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट्स हैं उनके लाइव शोज़ में देखना चालू कर देता हूँ, और अपने भी जब मैं परफॉर्मेंसेस किया मैंने, तो उसके बाद भी जो ऑडियंस का इंटरेक्शन होता है, लोगों का प्यार होता है, वो सारी चीज़ मैं याद करना चालू कर देता हूँ कि मैंने शुरू ही तो इसके लिए किया था, मैं कैसे रुक सकता हूँ बीच में। तो वही सब सोच के फिर मुझे लगता है कि नहीं, उस टाइम पे फिर एक पुश मिल जाता है कि हाँ चलो इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे ही, और सच बताऊँ तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर चीज़ एक ही लाइन में चल रही है तो फिर वो अटक सी जाती है। आपके लाइफ में जब तक अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहे तब तक आपका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। जी, मतलब आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आप अपने रैपिंग करियर जो आप बनाना चाह रहे हैं उनके बीच में आपका बैलेंस बना हुआ है। बना हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रैपिंग करियर में आपके परिवार के सदस्यों का आपको कितना सहयोग मिल पाता है? रैपिंग करियर में मेरे घर वालों का अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा। मम्मी, क्योंकि मम्मी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, और मम्मी भी इसलिए सपोर्ट करती है बिकॉज मम्मी भी इसी लाइन से जुड़ी हुई है, मम्मी भी फिल्म लाइन से है, तो उसको पता है कि इस लाइन में क्या है, क्या करना होता है, कैसे हर चीज़ होता है, तो उसका सपोर्ट है। बट हाँ, मम्मी बोलती है कि अगर तुम अपने स्किल्स पे ध्यान दे रहे हो तो थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो, एंड वो चीज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि पेरेंट क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा एक जगह आकर स्टेबल हो जाए। अगर आपके पेरेंट आपके स्किल्स को परस्यू करने से रोक रहे हैं तो वो जेन्युइनली रोक रहे हैं, बट अगर आपको अपने स्किल में पूरा भरोसा है कि आप उससे कुछ कर सकते हो, आप करो। अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट घर से मिल रहा है ना, तो आप काम करो, आप काम करके घर वालों को दिखाओ कि हाँ आप कर सकते हो, तो वैसे ही करके फिर हो जाता है। और घर से तो हाँ सपोर्ट तो है, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके परिवार आपके जो स्किल्स हैं उसको समझते हैं और उसमें आपका साथ दे रहे हैं। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अब तक जितने भी गाने लिखे हैं उनमें से आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? क्या आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक गाना लिखना चालू किया है, जिसके 4 लाइन मैंने लिखे अभी फ़िलहाल, तो मैं उसी को सुनाता हूँ आपको, क्योंकि वो गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज़ उसमें मैंने अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली दफ़ा यूँ मैं तुमसे मिला था, जिसे समझा था प्यार में, वो थी बेवफाई। घर से निकला जो लड़का ये था, अकेला सा था, कोई जानता न था, जिस वक्त कंधे पे बस्ते का बोझ उठा रहा, घर की तकलीफें देखता ये था, कभी बाप का प्यार इसने जाना न था, मासूम सा चेहरा, टैलेंट कुछ भी न था, क्या ही करता ये नादान सा लड़का, उस वक्त सपना फ्रंट पेज पे आने का था। सच में मयंक जी, आपके गाने की जो एक एक बोल है सचमुच दिल को छूने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम सवाल है जो हम सभी जानना चाहते हैं, क्या इस रैप के जरिए आप सामाजिक मुद्दों को उठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इवन अभी हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट भी है जो कर रहे हैं, एंड ये उठाया इसलिए जा सकता है क्योंकि अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसके मेजर ऑडियंस ही यंगस्टर्स है, एंड हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज को लेकर तो वो यंगस्टर्स में ही अभी लानी है।
तो इसको लेकर बहुत सारे आर्टिस्ट जो कर रहे हैं और ये चीज़ इम्पैक्ट भी डाल रही है समाज में, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। लोग इसको सुन भी रहे, पसंद भी कर रहे हैं और उसको लेकर काम भी करना चालू कर रहे हैं कि हाँ चलो इसको इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि अभी सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो रही है, सबके अंदर वो आ रहा है। जी, जैसा कि अगर कोई भी स्किल को हम चुनते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम अपनी इंस्पिरेशन ज़रूर किसी ना किसी को मानते हैं। जी। आप अपनी इंस्पिरेशन किसे मानते हैं और आपने उनसे क्या कुछ सीखा है? मैं मेजरली 2 लोग को अपना बहुत ज़्यादा मेरे करीब है, क्योंकि उनसे मैंने बहुत सारा कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मेरे पेरेंट, मेरी मम्मी, उनसे बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि वो अभी सिंगल मदर है और सिंगल मदर हो के मुझे इतना अच्छा स्कूल में वो पढ़ा रही है, इतना अच्छा सपोर्ट कर रही है हर चीज़ में, तो सबसे पहली इंस्पिरेशन तो वही है। जी। दूसरे अगर आर्टिस्ट की बात करें तो मैंने लिखना चालू करा था कलम इंक को सुनकर। जी। कलम इंक भैया को मैंने इसलिए सुनना चालू किया था क्योंकि वो बहुत रियल लिखते हैं। जी। वो भी वही चीज़ करते हैं जो उनके साथ होती है, वही चीज़ वो अपने गानों में लिखते हैं। तो एज अ पर्सन वाइज, एज अ लिरिक्स राइटर वाइज, एज अ स्टोरी टेलर वाइज, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। एंड दूसरा मैं इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा किंग से होता हूँ। किंग भैया से इसलिए होता हूँ बिकॉज जब वो स्टेज पे होते हैं वो पूरे खुले रहते हैं, वो स्टेज पे पूरे फटते हैं। जो स्टेज का जो फेयर है उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। एंड उनका जो पास्ट था आर्टिस्ट बनने से पहले, वो भी मैंने उनके पॉडकास्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा पता किया है। तो मुझे उनसे भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ लेसन उन लोगों से बहुत ज़्यादा मिलती है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़, वो लोग जहाँ से उठ के निकले हैं एंड अभी जिस लेवल पे हैं फिर भी वो डाउन टू अर्थ है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे उनसे इन्फ्लुएंस करती है कि अगर आपके पास कितना भी सक्सेस आ जाए, आप हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए रहो। मैं आपसे जानना चाहूँगी मयंक जी कि जब आप रैप लिखते हैं, जब आप लिरिक्स लिखते हैं, तो क्या आप उसमें अपनी निजी ज़िंदगी के अनुभवों को शामिल करते हैं? अगर करते हैं तो कौन सा ऐसा अनुभव है जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है? जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो मेरे साथ होता है मैं उसी चीज़ को लिखता हूँ अपने गानों में। तो हाँ, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मुझे करता है। और मेरे जब लोज होते हैं ना, मेरे साथ जब कुछ बुरा होता है या फिर कुछ सबसे ज़्यादा मुझे हर्ट करता है, तो उस चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा लिखता हूँ और उसी चीज़ की वजह से आज मैं अभी अच्छे से गाने लिख पा रहा हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप रैपिंग के अलावा भी किसी और आर्ट फॉर्म में रुचि रखते हैं? मतलब कि आप किस चीज़ में और भी चाहते हैं कि आपका उसमें डेवलपमेंट अच्छा है, आप उसे भी आगे ले जा कर के एज अ हॉबी उसे भी लेकर चल रहे हैं? रैप के साथ साथ मैंने ये भी बताया कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ एंड मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी हूँ, मैं एडिटिंग भी करता हूँ, कॉम्पोजिशन भी करता हूँ, फिल्म मेकिंग की भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख रखी है। ऐसे ही करते करते मैंने सीखी है। स्टोरी राइटिंग जब मैंने स्टार्ट किया था इसको, तो मैं स्टोरी के फॉर्म में लिखता था, तो मुझे स्टोरी राइटिंग भी आती है। अगर मुझे फिल्म बनाना है तो मैं स्क्रिप्ट पूरा लिख सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो मैं करते करते सीख जाऊँ। एंड मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। मैंने 1 साल के लिए बास्केटबॉल सीखा है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने CBSE टूर्नामेंट क्लस्टर्स वगैरह मैंने खेला है। इससे आप में तो पता चल रहा है हमें और हमारे दर्शकों को कि आप में तो कई सारी खूबियां हैं। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अभी आपने रैपिंग को लेकर अपनी करियर की शुरुआत की है या आप करियर शुरू करना चाहते हैं, तो क्या कभी आपके मन में वो ख्याल आया कि नहीं अब मुझे इससे पीछे हट जाना चाहिए, या अगर आपको कभी ऐसा फील हुआ हो कि नहीं इसके अलावा भी आप कुछ और करें जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, तो उस केस में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? मैम, फिलहाल तो मेरी करियर की शुरुआत ही अभी हुई, तो ऐसा तो मुझे अभी तक लगा नहीं और आगे भी आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसा लगेगा, क्योंकि ये जो काम है ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम है। अगर मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लगने लगता तो मैं तुरंत कॉपी निकाल के लिखने लग जाता हूँ या फिर फ़ोन निकाल कर नोट्स पे लिखने लग जाता हूँ। तो इसको छोड़ने के बारे में तो मैं नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ये एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। ये मेरे मसल मेमोरी में घुस चुकी है। जब तक मैं ये चीज़ करता नहीं हूँ मुझे खुशी नहीं मिलती है, और इसको करने से अच्छा भी लगता है कि आप अपने चीज़ों को लोगों को बता रहे हो, अपने सारी चीज़ों को लोगों को दिखा रहे हो, आप लोगों के सामने खुल रहे हो पूरा, तो अच्छा लगता है। आप अभी एक स्टूडेंट हैं और आप रैपिंग भी कर रहे हैं, तो जैसे कि पढ़ाई लिखाई हो गई या फिर स्कूल से जो होमवर्क्स मिलता है, आप इधर अपने मतलब अपने स्किल को भी परस्यू कर रहे हैं, तो इसमें आप कैसे मैनेज करते हैं? इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर आप कैसे चल रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूँ,
तो उसके वजह से मेरे लाइफ में एक वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट रहता है ना, वो स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा आई है। तो मैं एक उसको वो बना लिया, मैंने एक टाइम टेबल बना लिया है कि मैं सुबह उठता हूँ तो स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद मेरे ट्यूशन हो जाता है, फिर शाम में आके होमवर्क्स करना, बाकी चीज़ें, एंड रात में जो फ्री टाइम रहता है उसमें मैं कुछ टाइम अपने स्किल्स को देता हूँ। और लिखने का तो क्या, मुझे जब मन कर जाता है मैं लिखने लग जाता हूँ, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो वो मैनेज हो जाता है अच्छे से। जैसे कि रैप के साथ क्या है कि अभी लोगों के बीच ये इतना प्रचलित नहीं है, जैसे इसे सिर्फ यंगस्टर्स समझ रहे हैं, लेकिन जैसे पेरेंट्स हो गए वो उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, तो आप उन्हें इस चीज़ के बारे में कैसे समझा पाते हो कि इसमें आप आगे जो स्कोप लेकर चलना चाह रहे हैं उस चीज़ को लेकर के आप अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर पाते हैं? देखिए, अगर पेरेंट को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो वो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपके पेरेंट यही चाहते कि आपका बच्चा एक जगह आके स्टेबल हो जाए, अच्छे से पैसे कमाए, घर को चलाए। तो उसको लेकर थोड़ा सा पेरेंट के माइंड में वो रहता है कि मेरा बच्चा इसमें आगे जाके कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये किस्मत का खेल है। अगर आपको अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा है तो वो आपके पेरेंट को भी दिखेगा कि हाँ, इस लड़के में इस चीज़ का जुनून है तो ये कर सकता है। और आप अपने घर वालों को दिखाओ कि इस चीज़ में कितना ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, रैपर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर मैं कहूँ तो वो लोग भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं इस चीज़ से। तो अगर घर वालों को आप इन सारी चीज़ें दिखा रहे हो तो वो उनको ये चीज़ समझ आती है कि हाँ, मेरा बच्चा कर सकता है और कितना आगे जा सकता है। और मेरे को इस चीज़ में ये तो मेरे घर से सपोर्ट है, क्योंकि मम्मी फिल्म लाइन से, तो इतना तो मुझे दिक्कत नहीं हुआ। बट अगर जिनको दिक्कतें आती है तो तुम काम करो, पढ़ाई भी करो और दोनों को मेंटेन करके चलो, जैसे तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी थोड़ी सी, घर वालों को दिखा देना। घर वाले जैसे पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा बच्चा स्टेबल हो गया, तो वो खुद बोलना छोड़ देंगे, क्योंकि वो वही चाहते हैं कि तुम एक जगह स्टेबल हो जाओ। मतलब कि आपके परिवार का आपके प्रति काफ़ी सपोर्ट है, और आप भी यही चाहेंगे या हम सभी यही चाहेंगे कि जितने भी बच्चे या जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी अपने स्किल को पहचान कर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके, ना कि ज़बरदस्ती, अपने स्किल को पहचान कर वो भी अपना स्कोप ढूंढ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो कुछ भी चीज़ को तो आपके घर से भी उतना सपोर्ट मिलेगा नहीं, फिर आपको भी उसमें काम करने में मन नहीं लगेगा। तो वही है कि आप काम भी करो, आप घर वालों से इतना तो बोल सकते हो कि हाँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो उससे घर वालों को भी लगता है कि हाँ, चलो दोनों चीज़ कर रहा है तो ठीक है, इसको थोड़ा सपोर्ट करता है। अब ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई छोड़ के सिर्फ स्किल्स पे ध्यान दे रहे, तो वैसा नहीं है। आज के टाइम पे नॉलेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्किल्स इंपॉर्टेंट है। नॉलेज नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, ये खेल पूरा शब्द का है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास वर्ड्स नहीं है, अच्छे वर्ड्स आपके पास नहीं रहेंगे तो आप नहीं कर पाओगे, तो पढ़ना ज़रूरी है। तो दोनों को मेंटेन करके चलो, सारा चीज़ अच्छे से होगा। मयंक मिश्रा जी, अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं हमारे दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो आप उसके ऊपर काम करो, जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, पढ़ाई के साथ साथ उसके साथ उसको काम करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किल पे ध्यान दे रहे हो तो सिर्फ स्किल्स पे ही काम कर रहे हैं, या पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं तो स्किल छूट जा रही है, तो वैसे करने से आपका कोई चीज़ मेंटेन नहीं रहेगा। दोनों अच्छे से करो। और सबसे मेन चीज़, अगर आपको कहीं पे सक्सेस मिल रही है तो आप कभी भी वो घमंड मत लाना मन में कि हाँ, अब तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो अब किसी को मैं वैल्यू नहीं करूँगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़राब चीज़ है। आपको जिस दिन से अहंकार आ गया वो आपका सारा चीज़ टूट जाएगा। हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो, अपने कल्चर से जुड़े रहो, हर चीज़ के बारे में जानो और हर चीज़ को सीखो। जितना अच्छे से सीखोगे उतना अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाओगे। और एक चीज़ अगर मैं अपना बोलूँ तो अभी के टाइम पे जैसे लोग सिर्फ फ़ोन में घुसे हुए रहते हैं, कुछ ऐसा करते नहीं है। आउटडोर गेम्स खेलो, सबसे ज़्यादा मेन है, और प्रॉपर रूल्स के साथ खेलो ताकि तुम्हें उसके डिसिप्लिन के बारे में पता चले। वो सिर्फ आपको गेम्स में इम्पैक्ट नहीं करती है, वो हर जगह इम्पैक्ट करती है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और काम करो, जितना हो सके करो, बस स्किल्स को डेवलप करो और करोगे तभी होगा। बस। बहुत बहुत धन्यवाद जी मयंक मिश्रा जी आपका। कहा जाता है जहाँ चाह वही राह, इसी को चरितार्थ करते हुए मयंक मिश्रा जी अपनी कला को पहचानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपनी कला के जरिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। इसी के साथ कोपल कार्यक्रम की यह कड़ी यहीं पर समाप्त होती है।
दूरदर्शन की टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।